नमस्कार। सारे संधि सेवा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, साथ ही में न्यायिक परीक्षा के जो महत्वाकांक्षी छात्र है, गोरखपुर यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर विशेष श्रृंखला के तहत, विशेष श्रृंखला के 60वें उपाख्यान के तहत एक और कानून को हमें देखना है। अलग अलग कानूनों की यहाँ प्रति उपाख्यान हम लोग चर्चा करते हैं। जो आपको मालूम है, लगभग 59 कानूनों के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। सारी की सारी चर्चा हमारी यह पुस्तक के ऊपर आधारित है, जो अपने आप में सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और उसी की ज़रूरतों को, उस परीक्षा की ज़रूरतों को ही ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। साथ ही आज़ादी का यह 75वां वर्ष चल रहा है, जिसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ यह पूरी श्रृंखला हमारी इस महोत्सव को समर्पित है। आज़ादी के जिन 75 वर्ष में अलग अलग फेरफार होके, अलग अलग सुधार होके जो महत्वपूर्ण कानून बने हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी यहाँ हम लोग क्षेत्रवार चर्चा करते हैं। साथ ही यह श्रृंखला जब शुरू हुई तब इसका स्वभाव साप्ताहिक था, यानी कि हफ्ते में एक जो उपाख्यान के ऊपर हम लोग बात करते थे। मगर अब धीरे धीरे यह पूरी जो श्रृंखला है, वो उसके जो उपाख्यान है वो हफ्ते में 3 बार आज पब्लिश हो रहे हैं, आज प्रदर्शित हो रहे हैं। अर्थात सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को आप गोरखपुर यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इन अलग अलग जो है उपाख्यानों को या इन अलग अलग कानूनों को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ये बात रही यूट्यूब की, अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, आज ही विजिट कीजिए। वहाँ ये आपको सारी माहितियाँ टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध रहेगी। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, दोनों के लिए यहाँ अपने अपने जो है अनुकूल विषय उपलब्ध है। आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, प्लस पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी मूल चर्चा पर। लेक्चर 60th, जैसा आपको नाम इसका दृश्यमान है, हमें कंपनीज एक्ट के बारे में देखना है। यह नया कंपनीज एक्ट है जो कि 2013 में पारित किया गया था। यह दरअसल पुराने कंपनीज एक्ट का नया मॉडल है। इस आधुनिक समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ नए संस्करणों में फेरबदल करके, उसको सुधार करके एक नया कानून यहाँ लाया गया है। जो पुराना संस्करण था वो 1956 का था, 1956 का। ठीक है, जो पुराना था, आउटडेटेड था। आज की ज़रूरत, आज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ अलग है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह नया एक्ट पारित किया है। हमारी चर्चा सेम रहेगी जिस मोडस ऑपरेंडी से इस पूरी श्रृंखला में हम लोग चर्चा करते आए हैं, जिनमें सबसे प्रथम परिचय के बारे में देखते हैं, फिर बाद में पृष्ठभूमि को तपासते हैं, फिर कानूनों के उद्देश्य, इसके प्रमुख प्रावधान, अंत में इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में भी यहाँ बात करते हैं। तो आज भी वही मोडस ऑपरेंडी, वही सूची से हम लोग जाएंगे। जीएस पेपर 3 के साथ यह संबंधी है। मेंस की बात करें तो, क्योंकि यहाँ सारी परीक्षाओं के सिलेबस के साथ रिलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ एक प्रतीक के रूप में सनदी सेवा का सिलेबस लिया है। और अगर उस सिलेबस को देखें तो मुख्य परीक्षा के सामान्य अभ्यास के तीसरे पेपर के साथ यह चीज़ें जुड़ती है, क्योंकि तीसरे पेपर में इकोनॉमी है, अर्थात अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थनीति का जो पोर्शन है वो यहाँ सामान्य अभ्यास के तीसरे पेपर में है। तो इसलिए हम इसे यहाँ इस जो है खंड को जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट कर सकते हैं। साथ ही यह भाग 8वां है जिसके तहत हम लोग फिलहाल चल रहे हैं। देखिए, इस कानून के तहत या इस बुक के तहत लगभग 120 कानूनों की चर्चा की गई है, और वो भी अलग अलग 12 विभागों में। ठीक है, जिनमें से हमने 7 के ऊपर हमारे पूर्व उपाख्यानों में चर्चा कर ली है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर उन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी पहले से। ग्रोथमाउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जाइए और जो प्लेलिस्ट बना है इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आप पहले से देखिए। वो आपको प्रबुद्ध बनाने में आपको मददरूप साबित होगा। अब ये तो बात रही यूट्यूब की, मगर अगर जो महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी है और अगर वे चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो वे growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मौजूद है। ठीक है, जो हमारे द्वारा मॉडिफाइड है। और चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो, दोनों के लिए अपनी अनुकूल भाषा में चीज़ें उपलब्ध है, माहितियाँ, संसाधन उपलब्ध है। तो growthmounteducation.com आज ही आप विजिट कीजिए। अब आते हैं हमारी मूल चर्चा पर। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे, जिस मोडस ऑपरेंडी से यहाँ
इस श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं, जिस सूची से हम लोग बात करते हैं वो सूची है सबसे प्रथम परिचय, फिर उसके बाद उसकी पृष्ठभूमि, फिर उस अधिनियम, उस कानून के उद्देश्यों, उसके प्रमुख प्रावधान, और अंत में इसकी अगर कोई आलोचना है, पर्टिकुलर अधिनियम को संबंधी, विशेष अधिनियम संबंधी कोई आलोचना है, कोई महत्व है, तो उनकी भी यहाँ चर्चा करेंगे। अब आज की जो बात है हमारी 60वें लेक्चर की, वो शुरू करेंगे परिचय से। देखिए, सारी चीज़ों को यहाँ परिचय हो चाहे वो पृष्ठभूमि हो, इन चीज़ों को हम लोग माइंड मैप के जो है रूप में देखेंगे, ताकि बिंदु प्रति बिंदु हम देख सकें और चीज़ों को आसानी से समझ भी चीज़ों को आसानी से समझा भी जा सके। अब सबसे प्रथम है द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड एलाबोरेट लेजिस्लेशन दैट इज एम्ड एट रेगुलेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। यस, द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्सट्रीमली डिटेल्ड, यानी कि कहा गया है कि ये सबसे एक तो बड़ा है, डिटेल्ड है, साथ ही में एलाबोरेट है, यानी कि व्यापक है, या आप कह सकते हैं कि विस्तृत है। क्योंकि यहाँ प्रति क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की कंपनी हो भारत में, कोई भी जो है प्रकार का कार्य कर रही हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, उन सारी कंपनीज को यहाँ एक फ्रेम के तहत लाने का काम यहाँ कंपनीज एक्ट कर रही है। दैट इज एम्ड एट रेगुलेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। यस, तो जो कंपनी की शुरुआत है, शुरुआत से ही अंत तक, शुरुआत से अंत तक कंपनी जो है वो किस तरीके से कार्य करनी चाहिए, वो यहाँ इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत निहित है। उसके पश्चात देखें तो एक्ट सेट्स आउट फर्दर डिटेल्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स एंड हाउ द डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज कैन टेक प्लेस। यस, इस कानून में ये 2-3 चीज़ें अधिक रूप से भी दर्शाई गई है, जिनमें सबसे प्रथम है कि कंपनी की क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, साथ ही में अगर कंपनी का समापन करना है, अगर कंपनी को खत्म करना है, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ निहित है। उस प्रक्रिया के तहत ही कंपनी को खत्म किया जा सकता है। यहाँ जो जिम्मेदारियों का जिक्र किया है, वो जिम्मेदारी कंपनी को उठानी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी, उनके डायरेक्टर्स को निभानी पड़ेगी। स्पष्ट रूप से ये बात यहाँ हमें क्लियर होती है या हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखें तो 2013 एक्ट पार्शियली रिप्लेस्ड द ओल्डर कंपनी लॉ लेजिस्लेशन, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि भाई आउटडेटेड लॉ था, जो हो गया था, अब उसे जो है अच्छा करने के लिए अत्याधुनिक रिक्वायरमेंट, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून की ज़रूरत थी, और वो कानून आया 2013 का। फिर पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट द फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। यस, तो यह सारी चीज़ें हैं अलग अलग, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ कंपनीज एक्ट के तहत ही उसका अनुपालन होना चाहिए, जिनमें सबसे प्रथम है इनकॉर्पोरेशन से लेके वाइंडिंग अप तक। ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो कंपनीज एक्ट द्वारा जो प्रक्रिया निहित है, उसी प्रक्रिया के तहत कंपनीज को चलना पड़ेगा, वही प्रक्रिया कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी, जिनमें इनकॉर्पोरेशन तो है ही है सबसे प्रथम, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसके पश्चात एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि किस तरीके से कंपनी को चलना है, और उसी तरीके से कंपनी को वो फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। देन आगे देखें तो एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस अदर मैकेनिज्म्स सच एज, सबसे प्रथम CSR, जो एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है या अवधारणा कह लीजिए, आधुनिक अवधारणा। फिर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे संक्षिप्त में NCLT के नाम से हम लोग जानते हैं, एंड नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी या ये सारा मैकेनिज्म भी यहाँ इस कानून में उनको भी शामिल कर लिया है। यह सारी प्रक्रिया संबंधी माहिती भी इस कानून में ही उपलब्ध होगी, सरलता में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की।
अब आगे देखें तो पृष्ठभूमि देखनी है कि कैसे यह कानून जो है वो यहाँ लाया गया, लागू किया गया। द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 वाज बेस्ड ऑन यूके's लेजिस्लेशन कंपनीज एक्ट ऑफ 1948। यस, ये तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी, भारत एक अंग्रेजों का, फिरंगियों का संस्थान था। तो हमें जो लिगेसी मिली है, हमें जो विरासत मिली है वो भी अंग्रेजी ही है, फिरंगी ही है, जिनमें कानूनी विरासत जो है वो बहुत ही प्रभावी है। क्योंकि लगभग लगभग आज भारत में जिस कानूनी ढांचे का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो ढांचा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट उनके राष्ट्र में जो मैकेनिज्म था वो उन्होंने भारत में जो प्रस्थापित करने का प्रयास किया, और आज़ादी के पश्चात भारत ने वही उनके द्वारा प्रस्थापित जो मैकेनिज्म था उसे ही एडॉप्ट कर लिया। तो आज अगर देखें तो अधिकांश जो लेजिस्लेशन है वो उनके द्वारा ही बनाए गए हैं या उनके जैसे ही है। तो ये भी एक उनमें से है, कंपनीज एक्ट, जो कि यूके का लेजिस्लेशन जो वहाँ उन्होंने कंपनीज के लिए बनाया था 1948 में, उसके ऊपर आधारित है, जो यहाँ 56 में लागू हुआ। इंडियन फॉर्मुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय एच.सी. भाभा कमिटी। यस, तो ये कमिटी का नाम है जो कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना चाहिए। एच.सी. भाभा कमिटी रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट कि भाई भारत की ज़रूरतें अलग है, भारत का स्वभाव अलग है, भारत के व्यवसाय का, वाणिज्य का स्वभाव अलग है। तो भारत के लिए एक अलग से एक समर्पित जो है कस्टमाइज्ड कानून बनना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा एच.सी. भाभा कमेटी ने सरकार को अनुशंसा दी। उसके पश्चात देखें तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, यस, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि सीमा चिन्ह रूप यह एक घटना थी 1991 की, कि जब भारत में, भारत के अर्थतंत्र के ऊपर आर्थिक सुधार लागू हुए, ठीक है, जिन्हें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ठीक है, तब से भारत के जो अर्थतंत्र है भारत का, उसका जो पूरा स्वभाव है, उसका जो पूरा रूप है वो बदल गया। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वाज प्रोमulgated in 1998 which was replaced by the Companies Act 1999। यस, तो इस बदल गई, जो परिस्थिति बदल गई है, इस परिस्थिति के सामने या इस परिस्थिति के अनुरूप एक कानून ऑर्डिनेंस के रूप में, अध्यादेश के रूप में यहाँ लागू किया गया था 1998 में। फिर बाद में, उसके बाद ही जो है, जो उस ऑर्डिनेंस में प्रावधान थे वही प्रावधान वाला एक कानून 1999 में लाया गया और उसने वह अध्यादेश को रिप्लेस किया, वो ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ जो है क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन है। फिर उसके बाद देखें तो सिमिलरली देयर हैव बीन अमेंडमेंट्स इन द ईयर 2002 यानी कि 2002 एंड 2006 एज वेल। जो 1999 का लॉ था उसमें दो बार अमेंडमेंट आए, द वन वाज इन द ईयर 2002 एंड अदर इन 2006, पुराने कानून में। उसके पश्चात द 2013 एक्ट कंसोलिडेटेड दिस अमेंडमेंट्स एंड प्रोमulgated एन एक्ट दैट रिप्लेस्ड द 1999 एक्ट। ठीक है, 2013 के कानून में 1999 का कानून, उसके कुछ प्रावधान, 2002 का संशोधन, 2006 का संशोधन, इन सारी चीज़ों को एक में समाहित करके एक नया कानून ने रूप धारण किया जो 2013 का कंपनीज एक्ट था। यह बात रही इसके पृष्ठभूमि की। अब इसके मुख्य उद्देश्यों को हमें देखना है कि किन उद्देश्यों के साथ यह कानून को पारित किया गया। मुख्यतः दो बिंदु हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 is to regulate the formation, registration and dissolution of the companies in India, यानी कि right from incorporation to winding up, सारी चीजें, सारे अफेयर्स कंपनी रिलेटेड इस अधिनियम को देखने थे। दूसरा, it further spells out the responsibilities of the companies and roles and responsibilities of company director. Yes, it further rolls out the responsibility of companies and the roles and responsibilities of company directors as well, जो यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों की जिम्मेदारी भी यहाँ जो है यह कानून तय करता है। कंपनी की, चाहे उनके डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी भी यह कानून तय करता है। तो ये इसके दो मुख्य उद्देश्य रहे। अब उसके पश्चात देखें तो कुछ प्रमुख प्रावधान देखते चले। अलग अलग चैप्टर्स के तहत अलग अलग यहाँ प्रावधान किए गए हैं। सबसे प्रथम शुरुआत होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से, यानी कि उसकी शुरुआत से। अकॉर्डिंग टू दिस, कंपनी कैन बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। यस, कोई भी
वैध चीज के लिए, वैध उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया जा सकता है, कंपनी की स्थापना की जा सकती है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक कंपनी इज दैट इट मस्ट हैव 7 और मोर मेंबर्स एंड 2 मेंबर्स वेयर द कंपनी फॉर्म्ड इज अ प्राइवेट वन। यस, तो प्राइवेट कंपनी है एक बाजू पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम, एंड पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, तब जाके कंपनी जो है वो एक सार्वजनिक स्वरूप धारण कर सकती है, अन्यथा वो निजी रहेगी। इवन 1 पर्सन कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विच हैज ओनली 1 मेंबर एंड इज अ प्राइवेट कंपनी। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 2 चाहिए, मगर एक व्यक्ति से भी कंपनी बन सकती है, मगर वो प्राइवेट कंपनी रहेगी, ऐसा यहाँ कहा गया है। फॉर द कंपनी टू बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड इट मस्ट बी इन कंप्लायंस विद दिस एक्ट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। यस, अगर कंपनी को अपनी एक कानूनी मान्यता चाहिए तो उसे सबसे प्रथम तो इस कानून के प्रावधानों को फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही में वो पंजीकृत भी होनी चाहिए भारत के इस जुरिस्डिक्शन में। तो ये इसका चौथा मुद्दा रहा। फिर उसके बाद द कंपनी फॉर्म्ड बाय गारंटीज और इट कैन बी एन अनलिमिटेड कंपनी। एवरी कंपनी फॉर्म्ड मस्ट ऑल्सो हैव एन मेमोरेंडम। यस, तो ये एक फॉर्मल प्रक्रिया है जहाँ मेमोरेंडम होने चाहिए, प्रोस्पेक्टस इश्यू होने चाहिए। जब सिक्योरिटी की बात आएगी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे तत्व है जो कि कंपनी के द्वारा अनिवार्यतः फॉलो करने पड़ेंगे, उनको निभाना पड़ेगा। फिर आगे देखें तो ए मेमोरेंडम इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स द कंपनीज नेम, इट्स डायरेक्टर्स, द टाइप ऑफ कंपनी एक्सेट्रा, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज द आर्टिकल ऑफ कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम कुछ नहीं है मगर एक ऐसा दस्तावेज है जहां कंपनी एवं उसके डायरेक्टर्स, कंपनी के जो है एक प्रकार से उसके उद्देश्य के बारे में प्रजा को जानकारी दी जाती है उस दस्तावेज से। तो उसमें कुछ माहितियाँ ऐसी प्राथमिक होती है। दूसरा एक ऐसा दस्तावेज है वो है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। देखते हैं ये क्या है। इट शुड कंटेन द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यस, आर्टिकल्स ऑफ कंपनीज में कंपनी का जो आंतरिक प्रबंधन है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कह लीजिए, उस संबंधी माहितियां होनी चाहिए, उस संबंधी रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी along with the documents the registration should be done with a registrar under whose jurisdiction the company falls. Yes, तो ये तो एक स्वाभाविक सी फॉर्मल प्रक्रिया है। Any changes of the company name, articles or memorandum must also be duly registered and should be ensured that a company's name is not too similar to any company already in existence. Yes, तो अगर कोई बाद में संशोधन हो कंपनी की किसी माहिती में, कंपनी के एड्रेस में, डायरेक्टर्स में, तो वो भी चेंज भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वो भी अनिवार्य है, ऐसा यहाँ कहा गया है। फिर दूसरा जो यहाँ बिंदु है प्रमुख प्रावधानों में, वो कहता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, सिक्योरिटीज जैसे आपको मालूम है कि यह एक बहुत ही आसान सा तरीका है फंड रेज करने का। तो अधिकांश जो कंपनीज है वे अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करती है पब्लिक को, पब्लिकली। तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस होना अनिवार्य है। देखिए, प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरण पत्रिका। प्रोस्पेक्टस को विवरण पत्रिका कहा जाता है, कई सारे नाम है, विवरणिका भी कहा जाता है, सूची पत्र भी कहा जाता है, कई सारे नाम है, मगर यहाँ हम लोग एक इसे विवरण पत्र के नाम से जानेंगे, जिनमें सारी माहितियाँ होती है। कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, ऐसी सारी चीज़ें जो कि किसी भी इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रभावित कर रही हो, वे सारी माहितियाँ यहाँ इस विवरण पत्रिका में मौजूद होनी चाहिए। Any public can issue shares and securities after making a public offer through a prospectus. Any company, ये भूल है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। Any company can issue shares and securities after making a public offer through a prospectus. A private company can do the same by the way of rights issue. That is that it is distributing the rights in the company, और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी ऐसा करा जा सकता है, मगर हमें जो देखना है वो पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि पब्लिक कंपनी किस तरीके से सिक्योरिटीज अलॉट करती है, किस तरीके से फंड रेज करती है, और कैसे कंपनीज एक्ट 2030 के प्रोविजंस के तहत यह सारी प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज सेबी, ठीक है, जो कि हाईएस्ट रेगुलेटरी है भारत में
एक्सचेंज और जो है एक्सचेंजेस के लिए, शेयर मार्केट के लिए, यानी कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी मार्केट के लिए, विच रेगुलेट्स द इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। इट रेगुलेट्स द इश्यू एंड ट्रांसफर। अगर आपको जो है आपकी सिक्योरिटीज अलॉट करनी है, फंड रेज करना है, तो आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, जो कार्यशैली है, उसके तहत ही किसी भी कंपनी को चलना पड़ेगा। तब जाके वे जो है अपने सिक्योरिटीज अलॉट कर सकेंगे, तब जाके वे मेन बोर्ड पर, एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकेंगे। Once a prospectus is issued, a company cannot vary the terms in the prospectus during the sale of share and securities. Yes, prospectus is a final copy. एक बार विवरण पत्रिका में जो माहितियां दे दी गई, फिर उसके बाद उसमें कोई फेरफार कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। If a prospectus has any untrue or misleading information, then the company issuing it would accrue criminal liability as per section 447 of the Act. ठीक है, तो बहुत ही व्यापक ये कानून है, मगर इनमें से हम तो मात्र और मात्र एक समझ बनाने के लिए इस बड़े व्यापक कानून के कुछ खंडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये खंड में कुछ माहितियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि इस विवरण पत्रिका में अगर कोई माहिती फर्जी है, गलत है, तो उस जो है कंपनी के ऊपर जिसने ऐसा फर्जी प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, उनके ऊपर इस कानून की धारा 447 के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी प्रस्थापित की जा सकती है, यानी कि फौजदारी गुनाह जो है वो दर्ज हो सकता है। ये बात रही यहाँ इसके सिक्योरिटीज की। अब तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का पंजीकरण, जो अनिवार्य है। ए कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन। यस, 30 दिनों के जो है समय के अंदर, 30 दिनों के भीतर, जब से कंपनी बनी है तब से उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। The register under whom the company must be registered can grant extension here if it deemed as fit. Yes, तो यहाँ extension भी मिल सकता है, मगर अगर रजिस्टर को ऐसा लगे तो। Every registered company must also have a registered office wherein it receives communication. Yes, there should be a registered office where any stakeholder can communicate easily. तो ये भी यहाँ सुनिश्चित किया जाता है। ये बात रही रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रबंधन एवं प्रशासन। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव। दिस लिस्ट आउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। यस, तो ये कंपनी की दृष्टि से ये थोड़ा महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ इस भाग में कैसे कोई भी कंपनी का प्रबंधन एवं उसका प्रशासन करना चाहिए वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो इसलिए ये थोड़ा कंपनी की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण जो है भाग है। दूसरा बिंदु कहता है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, इट्स डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। तो जो सिक्योरिटीज इश्यू की जाती है, चाहे वो जो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, जैसे हमें मालूम है कि कई सारे प्रकार की सिक्योरिटीज जो है वो इश्यू की जाती है, तो उन सारी चीज़ों का एक लिस्ट होना चाहिए तैयार कंपनी के पास, उनके होल्डर्स के नाम, उनकी डिटेल के साथ वो लिस्ट जो है, वो सूची जो है वो सज्ज होनी चाहिए। ऐसी मांग यहाँ इस कानून कर रहा है या इस कानून ने की है। तीसरा बिंदु, इफ अ कंपनी फेल्स टू मेंटेन इट्स रजिस्टर, इट कैन बी फाइंड अप टू रुपीज या फाइंड रुपीज 50,000 दैट कैन इवन बी एक्सटेंडेड टू रुपीज 3 लाख। ठीक है, किस तरीके का जो है यहाँ कंपनी के द्वारा किस तरीके की गैर रीति दर्शाई गई है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी बार बार यह जो है रजिस्टर मेंटेन करने का चूक रही है तो ये फाइन 3 लाख तक भी बढ़ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ इस कानून में ही स्पष्ट की गई है। फिर चौथा बिंदु कहता है कि एवरी कंपनी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड मेंटेन एन एनुअल रिटर्न रिपोर्ट विच रिकॉर्ड इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इट्स डेट, its members, its promoters, directors, key managerial personnel, board members, the remuneration of the director and the key managerial person, etc. Yes, तो ये सारी माहिती यहाँ है जो इस कानून के द्वारा प्रति कंपनी के पास मांगी जाती है। ठीक है, कि यह सारी माहितियाँ कंपनी जो है वो सार्वजनिक करे और सारे इन्वेस्टर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को यह सारी चीज़ें प्रति वर्ष अपडेटेड रूप में जानने को मिलती है। कई सारी माहितियाँ हैं जिनमें प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, जो शेयर होल्डिंग है उसकी पैटर्न है, शेयर होल्डिंग का शेयर है, फिर इनके डिवेंचर होल्डर, अन्य कोई स्टेक होल्डर्स हो, फिर की मैनेजमेंट पर्सोनल या मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की माहितियाँ, उनकी तनख्वाह, वो सारी चीज़ें
सारे इन्वेस्टर्स, सारी पब्लिक को मालूम होनी चाहिए। फिर द कंपनी मस्ट ऑल्सो होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, जिसे हम लोग एजीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जहां सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होते हैं और कंपनी के भविष्य के लिए, साथ ही अन्य शिकायतें या अन्य कोई प्रश्न के निवारण के लिए वे इकट्ठे होते हैं, ये उसका उद्देश्य रहता है। तो वो भी यहाँ इस कानून के द्वारा ही तय किया गया है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एवरी कंपनी मस्ट हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, तो ये तो बीओडी जो है वो प्रति कंपनी में होना अनिवार्य है। पब्लिक कंपनी है टू हैव मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स एंड ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स अनलेस प्रोवाइडेड फॉर थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन। यस, तो 15 से अधिक सामान्यतः नहीं होता है, मगर अगर कंपनी को लगे, कंपनी की ज़रूरत हो, तो जो है एक रिजोल्यूशन के तहत, आई एम सॉरी नॉट प्रोस्पेक्टस बट एक रिजोल्यूशन के तहत वे 15 से अधिक डायरेक्टर्स की निमणूक भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, विच इज शॉर्टली नोन एज CSR, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पे कंपनीज जो होती है वे मुनाफा करती है तो वो सोसाइटी के द्वारा ही जो उनको मुनाफा जो मिलता है, ठीक है। तो ऑन काउंटर कंपनी की भी यह जिम्मेदारी है कि वो भी सोसाइटी के बारे में सोचे, जो यहाँ भारत में, भारत के साथ पूरे विश्व में जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, ठीक है। कंपनी जो है वे मात्र और मात्र अरबों खरबों रुपए के प्रॉफिट से करती, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मगर अब यहाँ इस कानून में एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा पूरा अध्याय है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है किसी भी कंपनी के लिए। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स दैट एवरी कंपनी हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, or a turnover of ₹1,000 crore or more, or a net profit of ₹5 crore or more during any financial year should constitute a corporate social responsibility committee with 3 or more directors of the company with at least 1 independent director among them। तो ये उसकी कुछ माहिती यहाँ की किस तरीके से, किन किन कंपनी पहले तो एलिजिबल है। तो यहाँ 3 संभावनाएं दी गई है। सबसे प्रथम संभावना है नेटवर्थ की, दूसरी जो संभावना है वो टर्नओवर की है, और तीसरी है नेट प्रॉफिट की, ठीक है। तो तीनों में से अगर कोई भी एक फुलफिल हो रही है तो उस कंपनी को CSR के लिए एक कमिटी बनानी होगी और CSR का जो शेयर है वो भी देना होगा। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी मस्ट फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी ए CSR पॉलिसी। यस, तो यहाँ जो CSR कमिटी जिसका गठन किया गया कोई भी ऐसी कंपनी के द्वारा, तो उसका काम ये है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के लिए एक CSR पॉलिसी बना दे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पॉलिसी है वो कंपनी के लिए बना दे, ये काम यहाँ इन कमिटी मेंबर्स का है, CSR कमिटी मेंबर्स का है। CSR पॉलिसी इज ए स्ट्रेटेजी, यह एक रणनीति है दैट एनकरेजेस ए कंपनी टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड द कंज्यूमर। यस, इट एनकरेजेस ए कंपनी to make the contributions that have positive impact on the environment and जो है consumers। तो यहाँ ये एक प्रकार से समाज की जिम्मेदारी है, ठीक है, कंपनीज के ऊपर कि समाज में जहाँ वे कार्य कर रहे हैं, अधिकांश कार्य कर रहे हैं, वहाँ के आजू बाजू का जो है ख्याल रखें, प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करें, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, अपने मुनाफे में से, ऐसा यहाँ जो है कंपनी के प्रति ऐसी आशा रखी जाती है। तो ये बात रही CSR की। उसके बाद देखें तो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। दिस प्रोविजन आर देयर टू एंश्योर दैट द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट कंडक्टेड इन अ प्रीजुडिशियल मैनर। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन सीक रिलीफ फ्रॉम द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इफ द फील्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर दैट इज प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, और इफ इट इज प्रीजुडिशियल अगेंस्ट दैट मेंबर और कंपनीज इंटरेस्ट। यस, तो यहाँ कहा गया है कि इस कानून के तहत जो मोडस ऑपरेंडी प्रस्थापित की गई है, अगर उसके तहत कंपनी नहीं चल रही है उसके ऊपर, तो कोई भी डायरेक्टर जो है वो NCLT की शरण में जा सकता है और वहाँ से जो है मदद ले सकता है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सेम द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पास एनी ऑर्डर दैट इट डीम्स टू फिट टू एंश्योर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। यस, और यहाँ अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास यह मुद्दा आ गया तो वो इस मुद्दे के ऊपर कोई भी ऐसा फैसला ले सकते हैं जो कि कंपनी के लिए अच्छा हो, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए हितकारी हो, उसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है। ये बात है यहाँ मिसमैनेजमेंट की, ऑपरेशन की। फिर रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज।
if on a demand by the secured creditors of a company representing 50% or more of its outstanding debt, the company is unable to pay the debt within 30 days of the demand due to satisfaction of its creditor, then such a company will be determined to be a sick company. Yes, तो यहाँ जब क्रेडिटर्स के द्वारा अपने पैसे वापस मांगे जाते हो या वे मांग रहे हो और कंपनी वो पैसे देने के लिए जो है फेल हो जाए देने में 30 दिनों के अंदर, तो यहाँ इस कंपनी को बीमार कंपनी या सिक कंपनी गिना जाता है. Once a company is determined to be sick, any secured creditor of that company can make an application to the company law tribunal. एक बार यह कंपनी सिक हो गई तो कोई भी क्रेडिटर अपने पैसे वापस लेने के लिए NCLT में एक याचिका दर्ज कर सकता है. To seek the measures to be adopted with respect to the revival and rehabilitation of such a company, then a company administrator will be appointed to take over the management of the company. अगर ऐसा हुआ तो NCLT के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर का चयन किया जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी और वो कंपनी का पूरा प्रबंधन प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा, वो सिक कंपनी का. दिस पार्ट ऑल्सो हैज द प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड विच विल बी क्रिएटेड विथ फंड्स फ्रॉम एनी ग्रांट made by the central government. Any amount deposited by companies as a contribution to such a fund, the company secured from any other sources for the purpose of the fund, and income from investment of the amount the fund. ठीक है, संक्षिप्त में यहाँ कहा गया है कि सरकार के द्वारा जो मिल रही धनराशि है, यही कंपनी के द्वारा मिल रही जो धनराशि है या अन्य कोई सोर्स कंपनी के कोई जो है डेटर ने पैसे दिए हो, ठीक है, तो ऐसी कोई इनकम जो है वो यहाँ इस फंड में डाइवर्ट की जाएगी और ज़रूरत आने पर यह इंसॉल्वेंसी फंड को उपयोग में लिया जाएगा, ऐसा यहाँ प्रावधान है. फिर उसके बाद वाइंडिंग अप. देयर आर टू मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. द वन इज बाय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द अदर इज थ्रू वॉलंटरी मेजर. मगर जब कंपनी सिक होती है, कंपनी के क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, तो आमतौर पे जो कंपनी होती है वो NCLT में ही जाती है. वॉलंटरी कोई चांस ही नहीं रहता वाइंडिंग अप करने का, तो इसीलिए लगभग कंपनीज जो है उनकी समाप्ति यहाँ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही होती है. ए कंपनी कैन बी वुंडेड बाय ट्रिब्यूनल इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट इफ द ट्रिब्यूनल डिसाइड्स थ्रू अ स्पेशल resolution that a company must be wounded up if the company is acted against the interest of India. Yes, तो ये बात यहाँ जो है ट्रिब्यूनल जो है वो ध्यान में रखता है कि भाई क्या कंपनी जो है इसका जो कार्य है क्या वो भारत विरोधी है, भारत को हानि करने वाला है. अगर नहीं है तो कुछ समय जो है वो दिया जाता है डायरेक्टर्स को अपने डेट्स पे करने के लिए, अन्यथा उसे वुंडेड माना जाएगा, उसे वुंडेड डिक्लेयर किया जाएगा. ए कंपनी कैन बी वुंडेड अप वॉलंटरीली इफ द कंपनी वुड बी कहा गया है, यह थोड़ी यहाँ क्षति है, कंपनी कैन बी वुंडेड वॉलंटरीली टू. ठीक है, ये यहाँ बात की गई है सामान्यतः. फिर ऑन आइदर ओकेशन ऑफ कंपनी इज वाइंडिंग अप देयर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट क्रेडिटर्स आर पेड बैक वेयर पॉसिबल एंड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ. तो ये एक दो बातें ध्यान में रखनी है. अगर कंपनी को आपको समाप्त करना है, कंपनी के कार्य को, तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी. एक तो आप अपने क्रेडिटर्स को पूरा पैसा वापस दे रहे हैं, एंड दूसरा आपके जो कंज्यूमर्स है उनके वेलफेयर का भी आप ख्याल रख रहे हैं या उनके इंटरेस्ट का भी आप ख्याल रख रहे हैं. ये बात रही वाइंडिंग अप की. 10वां जो इसका अध्याय है वो कहता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसे NCLT कहते हैं. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCLT. तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि NCLT का जो गठन है वो किस कानून के तहत किया गया है, क्या यह स्टैट्यूटरी है, क्या यह नहीं है. तो जी हाँ, ये एक स्टैट्यूटरी संस्था है और इसका गठन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा किया गया है. ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी. द ट्रिब्यूनल शैल हैव अ प्रेसिडेंट, यानी कि ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष होगा. यह न्यायाधिकरण का विल हैव अ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स. द नंबर इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निहित है, वो अलग अलग समय पर अलग अलग आंकड़े वे अधिसूचित कर सकते हैं. फिर द प्रेसिडेंट शुड बी a person who is or has been a judge of the High Court for 5 years. तो ये इसके प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी है. The Company Law Appellate Tribunal has the same constitution as the Company Law Tribunal with the maximum members it can have is being 11. Yes, same constitution, president, chairperson, members, उसमें जुडिशियल एवं टेक्निकल, ठीक है, मगर 11 से ज़्यादा नहीं. वो एपेलेट ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर है. अगर कोई भी पक्ष
किसी भी समस्या पर अगर एनसीएलटी ने अपना जजमेंट दिया और उनमें से अगर कोई पक्ष नाखुश है, असंतुष्ट है, तो वे अपेलेट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यहाँ ये इसका ढांचा है। द प्रेसिडेंट एंड द चेयरपर्सन बोथ हैव 5-year terms and until they can reach the age of 65 years, यानी कि 5 years और 65 years of age, whichever is earlier. After the constitution of this tribunal, the civil courts in the country have no longer jurisdiction over the matters that are filed in the tribunal. Yes, तो ये एक बात अच्छी है क्योंकि यहाँ से मेन स्ट्रीम जुडिशरी के ऊपर जो पेंडेंसी का जो बोधरेशन है वो भी कम हो जाएगा और कंपनी रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो यहाँ ट्रिब्यूनल में ही सोल्व हो जाएगी। फिर लास्ट बिंदु कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सेट अप स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि विशेष अदालत है फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। तो ये तो एक मैकेनिज्म है जो सरकार किसी भी समय उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके अमेंडमेंट की अगर बात करें, यहाँ तक हमने मुख्य प्रावधान देखे, अलग अलग अध्याय के तहत चीज़ों को समझने का प्रयास किया। अब अगर इसका अमेंडमेंट की बात करें तो कंपनीज एक्ट वॉज अमेंडेड 3 times, namely 2015, 17 and 19, जो आपको दृश्यमान है। एंड न्यू बिल टू अमेंड द एक्ट इज फर्दर नाउ कंसिडर्ड, दैट इज कंपनीज एक्ट 2020, विच इज अमेंडमेंट बिल। तो जो चौथा अमेंडमेंट है वो ड्यू है, वो संभवतः संसद के द्वारा कभी भी पारित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 3 अमेंडमेंट आज दिन तक इसमें हुए हैं। अब रही बात इसकी आलोचना एवं इसके महत्व की, तो इसको यहाँ हम लोग टेबल के रूप में एक एक बिंदु के रूप में समझेंगे। शुरू करेंगे हमारी बात क्रिटिसिज्म से, यानी कि आलोचना से। देयर इज अ कंसर्न ऑफ ओवर रेगुलेशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया बाय सेबी एनसीएलटी। कहा जा रहा है कि भाई जो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है जो सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, वो दरअसल अब ओवर रेगुलेशन कर रहा है, यानी कि कंपनीज का जो स्मूथ ऑपरेशन है उसमें इंटरवेंशन किया जा रहा है ऐसी सरकारी एजेंसी रेगुलेटरीज के द्वारा, नेमली सेबी एनसीएलटी। तो ये एक इसका जो है प्रथम बिंदु है आलोचना का। दूसरा, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड अंडर इट आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। यस, तो यहाँ ये भी कहा गया है कि भाई जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें जो समस्या दर्ज होती है, ठीक है, वो समस्या फिर बाद में मेन स्ट्रीम जुडिशरी के अंदर नहीं जानी चाहिए। मगर यहाँ दुर्भाग्यवश ये हो रहा है, क्योंकि अगर एनसीएलटी का कोई निर्णय है, किसी भी पक्ष को असंतुष्टि है, तो वो अपीलेट में जाएगा। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी कुछ निर्णय ऐसा है और किसी भी पक्ष को असंतुष्टि है, तो वो सीधा मेन स्ट्रीम जुडिशरी में वाया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो ये एक यहाँ समझने की बात है कि ऐसे केसों को मेन स्ट्रीम जुडिशरी में आने ही ना दिया जाए, ताकि उनकी पेंडेंसी का जो बोधरेशन है वो बढ़े नहीं। तो ये बात इससे क्रिटिसिज्म की। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इंपोर्टेंस की बात करें तो कुछ बिंदु है जिसके तहत हमें इसके महत्व को समझना है। सबसे प्रथम है अप टू डेट प्रोविजंस इन न्यू एक्ट कीपिंग इन माइंड द वेरियस चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। यस, अप टू डेट जो प्रोविजंस, क्योंकि ये नया है तो अपडेटेड है। सेकंड, इट्स हाई एम्फासिस ऑन इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। यस, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि कंपनी संबंधी सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो उसके कंज्यूमर हो, चाहे वो उसका मैनेजरियल स्टाफ हो, चाहे वो जो है इसके डायरेक्टर्स हो, चाहे पूरी सोसाइटी हो, सारे स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। And it makes sure that it creates and fosters an environment where companies are conscious of the responsibility towards their stakeholder। और एक ऐसा वातावरण बनाना जहां कंपनीज को मालूम है कि अपने स्टेक होल्डर्स प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो उनका स्टाफ हो। फर्दर, द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेलकम स्टेप। यस, CSR ये एक महत्वपूर्ण है। दैट एंश्योर्स कंपनीज in their activities are not solely focused on profit but are contributing back to society। Yes, they are not solely focused on profit as like they were before, ठीक है। मगर अब CSR आने से उनके ऊपर भी समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस समाज में से ही वे मुनाफा कर रहे हैं, तो अब उनका भी ध्यान रखना है। तो ये एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव जो है प्रोविज़न है इस कानून में, ये उसका आखिरी इंपॉर्टेंस है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस 60वें उपाख्यान में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक और कानून के साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारी यह सीरीज जो है वो महीने में लगभग हमारे इस श्रृंखला के 12 लेक्चर आ रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, ग्रोथ यूपीएससी के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले।
वे भी प्रबुद्ध होंगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में। साथ ही growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यह सारी माहितियाँ तो उसमें उपलब्ध ही है, यह सारा कंटेंट, मगर अन्य एग्जामिनेशन रिसोर्स के लिए भी आप growthmodeeducation.com आज ही विजिट कीजिए, हमारे साथ लॉगिन रजिस्टर कीजिए। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले उपाख्यान में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।